तो आज के करंट अफेयर्स के सत्र पे हम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप सभी के साथ लेकर आया हूं। पिछले 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स है और ये करंट अफेयर्स मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आप सभी को बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ हासिल होगा इससे। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स प्रारंभ करते हैं। देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लोकतंत्र का नया मंदिर बना है, यानी कि भारत का नया संसद भवन बन गया है। ठीक है, अब नए संसद भवन में बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि भाई पहले तो हमारे पास एक संसद भवन था और ये दूसरा नया संसद भवन की जरूरत क्या पड़ गई, क्या आवश्यकता पड़ गई। तो इस मुद्दे के लिए सबसे पहली बात है कि 2026 के बाद परिसीमन होना है, यानी कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। 2026 तक के लिए इसको रोका गया था, तो सीटों की संख्या जब बढ़ेगी तब लोकसभा में सीटों की संख्या कम पड़ जाएगी, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो पहले तो संसदों की बैठकों की जगह की कमी हो जाने के कारण से, तो वो उसके लिए जरूरी था नया संसद भवन। दूसरा, संकटग्रस्त बुनियादी ढांचा है ना, ये जो थी साइट काफी पुरानी हो चुकी थी, काफी लंबे समय से इसमें काम कर रहे थे और आधिकारिक साइट के अनुसार भवन में अग्नि सुरक्षा को लेकर के भी कई सारी चिंताएं थी। तो इस कारण से इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नए संसद भवन में बनाया गया है। ठीक है, अब देखो लगातार आपको पता है कि बहुत सारे तकनीकी बदलाव भी हो रहे हैं, तो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, पुराने में संचार अवसंरचना से लेकर अन्य कोई भी, जैसे कि हालों की ध्वनिक प्रणाली, इन सब में सुधार इसमें किया गया। ठीक है, सुरक्षा संबंधी सभी समस्याओं को, चूंकि आपको पता है दिल्ली में अवस्थित है ये, और दिल्ली आपका भूकंपीय जोन 4 में आता है, सबसे ज्यादा संकट में है। तो ऐसे में पहले जब था, ये जब बना था तब ये भूकंपीय जोन 2 में आता था दिल्ली, लेकिन आज दिल्ली जो है सेंसिटिव हो चुका और भूकंपीय जोन 4 में है, सबसे ज्यादा संकटग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में जो है इसको भूकंपीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संरचनात्मक सुरक्षा चिंताओं को सुधार करने का प्रयास किया गया। ठीक है, और कर्मचारियों के लिए भी जगह कम पड़ रही थी, जैसे लगातार अब आबादी बढ़ रही है। जब ये बना था तब इतनी आबादी नहीं थी, इतने कर्मचारी नहीं थे, तो ये कई कारण है कि जो है संसद भवन, नए संसद भवन की जरूरत थी। ठीक है, मैंने आपको कुछ कारण बताए यहाँ पे। अब देखिए ये लगभग जो है ये नया संसद भवन है आपका, ये आप देख पा रहे होंगे पूरा परिसर है हमारा। यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस है, ये वाला एरिया देख रहे हैं, है ना, ये आपका जो है कर्तव्य पथ है, ये राष्ट्रपति भवन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, और इधर ये पुराना हमारा संसद भवन है, ये हमारा जो है नया संसद भवन है। ठीक है, देखो सरकार के द्वारा एक प्रॉपर सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है और इसके तहत जो पूरा का पूरा, चाहे वो संयुक्त केंद्रीय सचिवालय हो, यहीं पे केंद्रीय सचिवालय भी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, मेट्रो स्टेशन है, उसी के बाहर निकलेंगे इंडिया गेट के पास है, तो केंद्रीय सचिवालय हो, राजपथ हो, आपका राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया, प्रधानमंत्री जी का नया आवास बनाया गया है आपका यहीं पे। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, उपराष्ट्रपति जी का भी नया आवास बनाया गया है। तो एक बड़े स्तर पे इस पे कार्य योजना चल रही है, पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, पहले लुटियंस दिल्ली थी ये, अब सेंट्रल विस्टा के तहत इसमें काम बहुत अच्छे से किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो है आपको पता होगा कि नए संसद भवन का जो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का, 28 मई को किया गया था। 28 मई 2023 को इसका इनॉग्रेशन किया गया, ये बिल्डिंग आपकी बनके तैयार हो गई। ठीक है, अब ये बिल्डिंग में मैं थोड़ा सा इसकी कुछ विशेषताएं बताता हूं। पहले तो ये टोटल 65,000 वर्ग किलोमीटर पर है आपकी, 65,000 वर्ग मीटर पर है आपकी, ये मीटर, किलोमीटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, वर्ग मीटर है आपकी, 65,000 वर्ग मीटर पे आपकी पूरी की पूरी। इसका आकार त्रिकोणीय है, आकार इसका कैसा है, ये पहले गोलाकार थी, इसको त्रिकोणीय बनाया गया है। ठीक है, त्रिकोणीय आकार का, क्यों, क्योंकि जो जगह है ना, गोलाकार में थोड़ा सा जगह ज्यादा लगती है, त्रिकोणाकार में मतलब कि जगह का सबसे ज्यादा उपयोग हो जाता है और कम जगह में भी आप एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, तो जगह का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो जाए, है ना। अब इसमें देखिए एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ राज्यसभा है। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा की संख्या में सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है। पहली बात एक चीज ध्यान रखिएगा, लोकसभा जो आपकी बनी है
इसकी जो थीम है पूरी की पूरी, ये राष्ट्रीय पक्षी मोर के तर्ज पे है। आप कभी देखिएगा अंदर मोर के पंख टाइप में, मतलब वो पूरा अंदर से उसको राष्ट्रीय पक्षी मोर के, ठीक है। और राज्यसभा जो है ये राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पे है, तो ये एक ध्यान रखिएगा, ये कमल की थीम पे है और ये मोर की थीम पे है। मतलब अंदर का जो पूरा का पूरा इंटीरियर है उसको मोर की लोकसभा, मोर क्योंकि हरे कलर का पूरा रहता है, और राज्यसभा आपका कमल का है। आपको पता होगा कि यहाँ पे ग्रीन कारपेट होता है और यहाँ पे रेड कारपेट होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन का मतलब है हरियाली, हरियाली का मतलब है जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना। आपको पता है कि बहुत जो है जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं, और जनता के प्रतिनिधि जो हैं एक तरीके से ये मान के चलिए कि वो जो चुने हुए सदस्य हैं वो जमीन से जुड़े होते हैं। किसान आते हैं, कोई भी यहाँ पे चुन के आ सकता है लोकसभा में, इनकी उम्र भी 25 साल मिनिमम है। और यहाँ पे क्या है, राज्यसभा जो एक तरीके से एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग आता है। तो यहाँ पे रेड कॉर्पेट है, यहाँ पे ग्रीन कॉर्पेट है ना। तो राष्ट्रीय पंक्षी मोर ग्रीन कलर में, वो माप हाँ हरे रंग में पूरा का पूरा उसको उस तरीके से, और ये लाल रंग में कमल को। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के भी आपको आइडिया लगाना है। यहाँ पे सीटें टोटल 888 कर दी गई हैं, अभी 545 के आसपास लोग हैं, ठीक है, जो है अब इसकी 888 सीटें कर दी गई हैं, यानी कि अब पर्याप्त सीटें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है जो राज्यसभा, इसमें 338 सीटें नई बनी है, 338। तो यहाँ पे भी संख्या बढ़ेगी तो कोई दिक्कत, माफ करिए 348 है, 348। यहाँ पे 888 है, यहाँ पे 348 है। और जो ज्वाइंट सेशन है, मान लीजिए ज्वाइंट सेशन किया जाएगा, तो ज्वाइंट सेशन में 1272 लोगों के लिए सीटें बनाई गई हैं संयुक्त के लिए। और जो हमारा सेंट्रल हॉल है, केंद्रीय हॉल जिसको हम संवैधानिक हॉल कहते हैं, एक अत्याधुनिक संवैधानिक हॉल बनाया गया है संसदीय परिसर में। और ये जो है एक तरीके से बड़े स्तर पे इस पे जो है लोग बैठ सकते हैं, केंद्रीय हॉल भी कहा जाता है, उसी को संवैधानिक हॉल भी कहा गया है। 1272 लोग यहाँ पे ज्वाइंट सेशन के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। तो पर्याप्त यहाँ पे बैठने की जगह बनाई गई है। और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखा गया है, पूरी तरीके से ग्रीन बिल्डिंग के तौर पे है, सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को ये दर्शाती है। प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है आपकी, ये प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है। और खुले प्रांगण में एक बड़ा सा बरगद का वृक्ष लगाया गया है। अखंड भारत का एक मानचित्र भी यहाँ पे लगाया गया है। इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार है बिमल पटेल, बिमल पटेल, टाटा ने इसको बनाया है। इसके वास्तुकार का नाम ध्यान रखिएगा, बिमल पटेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है इनके द्वारा ये पूरा का पूरा वास्तुकार थे। और SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के द्वारा इसको डिजाइन किया गया। अहमदाबाद की एक कंपनी आपकी HCP डिजाइन, HCP डिजाइन, ठीक है, इसके द्वारा इसको क्या किया गया, आपका डिजाइन किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है सभी को। तृप्ति सिंह जी, पूरे ये 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स है, ठीक है। मैं रैंडम टॉपिक लेकर के पढ़ा रहा हूँ, आराम से आप पढ़ो, कोई भी टॉपिक बचता नहीं है। यदि आप पुराने सारे क्लासेस भी देख लेंगे साथ में, इसके बाद टेंशन फ्री होकर के बैठना है। एग्जाम हॉल पे कोई करंट अफेयर्स बच जाए तो बता देना मुझे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये देखिए, एक तरीके से जो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की बात है, उस दिशा में ये भारत के लोकतंत्र का मंदिर हमें मार्गदर्शित करेगा, प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा। अब जब ये पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, तो वहां पे आपने एक नया जो है एक प्रतीक चिन्ह के तौर पे एक छड़ी को आपने देखा होगा, इसको सेंगोल बोलते हैं। दूसरा आप करंट अफेयर्स डालिए सेंगोल, ठीक है, सेंगोल, ये आप देख पा रहे होंगे सेंगोल के बारे में। देखो सेंगोल जो नाम लिया गया है ना, कुछ इस तरीके से आप इसको देखिए, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको धारण किया गया था, फिर स्थापित किया गया इसको, ठीक है, वहीं पर स्थापित भी किया गया सेंगोल को। ये आप इमेज देख पा रहे हैं सभी लोग, ठीक है, कुछ ये है आप देखिए। अब इसके बारे में बड़ा विवाद भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने बात बात पे तो एक तो विवाद हो जाता है हमारे यहाँ, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। सेंगोल एक तरीके से तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, तमिल शब्द है सेम्मई, उससे लिया गया है। अब सेम्मई का मतलब होता है धार्मिकता, थोड़ा सा जो है ये आपका धर्म से जुड़ा हुआ, धार्मिकता, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक तौर पे बताऊं। ऐतिहासिक तौर पे जो चोल राजवंश था, कहां पे था? तमिलनाडु में, ठीक है।
चोल राजवंश के दौरान एक राजा दूसरे राजा को सत्ता सौंपने के समय राजदंड के प्रतीक के तौर पे सेंगोल का प्रयोग पहली बार किया गया। ये क्या है? राजदंड, मतलब जब राजतंत्रात्मक सरकार होती थी तब इसका प्रयोग किया गया। लेकिन जब आधुनिक समय आया, जब मतलब देश की आजादी हुई, तो पहली बार अंग्रेजों के द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 1947 में जब सत्ता हस्तांतरण की गई थी तो सेंगोल को प्रतीक के तौर पे दिया गया था। ये आपका न्याय का, जस्टिस का प्रतीक है, लोकतंत्र में नागरिकों के प्रति जवाबदेही का प्रतीक है। तो आधुनिक काल में भी 1947 में अंग्रेजों के द्वारा जब सत्ता हस्तांतरित की गई, हमें स्वतंत्र बनाया गया, तो सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माफ करिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया। ठीक है, ये आपका टोटल सेंगोल जो है ये 5 फीट का है ये वाला, और इसमें ऊपर नंदी के बैल की फोटो लगी हुई है। आप देखेंगे यदि सबसे ऊपर इसमें नंदी का बैल ये है, आप देख पा रहे होंगे, नंदी बैल है ये। ठीक है, नंदी बैल है, और इसको जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा संसद, जो हमारी संसद भवन है, लोकसभा है, लोकसभा में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया है। ठीक है, लोकसभा में इसको क्या कर दिया गया है? स्थापित कर दिया गया, वहीं पर जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के कोई बड़ा मतलब कि आप लोगों को बस जानना है ये क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एग्जाम के व्यू पॉइंट से ही मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेंगई शब्द से लिया गया जिसका मतलब है धार्मिकता, और ये ऐतिहासिक तौर पे पहले चोल शासकों के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के तौर पे दिया जाता था। ठीक है भाई, स्पष्ट है ना सभी को? इतना समझ में आता जा रहा है ना? एक बार थोड़ा सा हैंड रेज करते जाए सभी लोग, बताते जाया करो भाई, थोड़ा सा मुझे भी आइडिया लग जाता है ना। हाँ, एक बार बताए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला ये है आपका G7। G7 2023 हिरोशिमा में समिट हुई है आपकी। ठीक है, G7 की 2023 में, ये आपका 49वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था। 49वां किसकी? G7 कंट्रीज की, G7 ग्रुप 7। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री भी इसमें सम्मिलित हुए थे, जापान के हिरोशिमा में G7 में 49वें शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुए। तो आपको पता होगा कि जो है कई सारे जो डेवलप्ड देश हैं, ठीक है, इनको द्वारा 1973 में तेल संकट जैसी कई सारी चुनौतियों का इन्होंने जो है सामना किया था 1973 में। तो इन देशों के नेताओं के द्वारा अर्थव्यवस्था, मुद्रा, व्यापार, ऊर्जा, इस नीति पर व्यापक चर्चा करने के लिए एक मंच बनाने की आवश्यकता हुई, और ये विकसित राष्ट्रों का एक मंच है। सारे विकसित तो नहीं है इसमें, लेकिन यह है कि 7 देश तो हैं, पहले 8 हुआ करते थे लेकिन रूस को हटा दिया गया। इसमें विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं ये सारी, तो एक तरीके से इकोनॉमिक तौर पे भी एक दूसरे के लिए यहाँ पे बैठते हैं आपके। क्लियर है, स्पष्ट है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो तत्कालीन उस समय फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे जिनका नाम था गिस्कार्ड डी एस्टाइंग। ठीक है, गिस्कार्ड डी के द्वारा जो है पहला शिखर सम्मेलन 1975 में हुआ था G7 का, और ये जो है मतलब इकोनॉमिक तौर पे जो तेल संकट आया था, तेल प्रतिबंध आया था, मंदी से निपटने के लिए उसकी चर्चा करने के लिए, और तब से जो है ये हर साल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 49वां शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में हुआ, ध्यान रखिएगा, 49वां शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में हुआ। अब जो मुद्दे होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन है, अब ये पूरा प्रशांत महासागर क्षेत्र में हो ही रहा था, तो इंडो पैसिफिक को लेकर के चर्चा करना कि भैया यहाँ पे एक जो है फ्री इकोनॉमी रहे, सब कुछ रहे, गरीबी के बारे में चर्चा करना, जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा करना, परमाणु निशस्त्रीकरण के विजन की बात करना, पेरिस समझौते की बात करना, जो WHO के ढांचे को और मजबूत बनाना, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा हुई। ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री भी सम्मिलित हुए थे। तो आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री भी हर जगह जाते हैं, समावेशी खाद्य प्रणाली विकसित करने को लेकर बोल के आए हैं, मोटे अनाज को अपनाएं सभी लोग, इसको लेकर बोल के आए हैं, वैश्विक उर्वरक के बारे में चर्चा करके आए हैं, खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा कराए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विश्व की 7 औद्योगिक अग्रणी औद्योगिक देशों की अनौपचारिक समूह के तौर पे ग्रुप 7 आपका है। इसका 49वीं बैठक जापान के हिरोशिमा में हुआ है, ये ध्यान रखना है सभी को। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए, ना तो इसका कोई चार्टर है, ना तो इसका कोई सचिवालय है। ठीक है, प्रेसिडेंसी हर वर्ष किसी न किसी देश के पास रहती है, इस साल जापान के पास थी। अब आप मुझसे कहेंगे सर जी नाम तो बता दो, सारे के सारे नाम लिख लो G7 कंट्री के। नंबर 1 कनाडा, कनाडा है, जापान है, ठीक है, USA है,
ठीक है, बस इसमें रूस नहीं है बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे, लेकिन मैं आपको सारी की सारी बता दूंगा। ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। ठीक है, कितने हो गए टोटल? एक और बचा, यूके बचा, यूनाइटेड किंगडम बचा, 7 हो गए आपके। कनाडा, जापान, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके, ये टोटल 7 देश हैं इसमें। ठीक है, 2014 में क्रीमिया को जब पूरी तरीके से इन्वेड कर लिया था रूस ने, तो रूस को बाहर कर लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। G7 के अलावा आप कहेंगे मोदी जी कैसे पहुंच गए, तो भैया बहुत सारे आमंत्रित देश भी होते हैं, आमंत्रण भी जाता है, और मोदी जी को तो आमंत्रण जाएगा ही जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, है ना? बड़ा बाजार है भैया, इंडिया तो बुलाएंगे ही, अब इंडिया की पूंछ हर जगह है, पूरे विश्व में इंडिया इंडिया हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मोदी जी भी पहुंच गए। ये है साथ सब खड़े महापुरुष। चलिए आगे चलते हैं। आरबीआई से एक न्यूज है। ठीक है, आरबीआई से न्यूज है कि आरबीआई का सोने का भंडार कितना है भैया। तो 2023 मार्च 2023 तक की बात कर रहे हैं अभी ये, है ना? वित्त वर्ष 2023 में भैया हमारा टोटल मार्च 2031 मार्च 2023 तक की बात करें तो हमारे पास टोटल गोल्ड रिजर्व कितना है? हमारे पास गोल्ड रिजर्व है 794.64 मीट्रिक टन। 794.64 मीट्रिक टन, इतना सोना है भारत के पास, मीट्रिक टन। ये आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व है। ठीक है, अभी तक का ये 5%, पिछली बार से 5% ज़्यादा, अभी तक का सर्वाधिक है ये। ठीक है, इतना सोने का भंडार है हमारे पास टोटल। क्लियर सभी को? कुल सोना भंडार कितना? 794.64 मीट्रिक टन, ये सोना है देश का। और विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, मतलब यही 31 मार्च 2023 तक के डेटा की बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास 578.44 बिलियन डॉलर, ये विदेशी मुद्रा भंडार है, डॉलर। ये दोनों ध्यान रखिएगा, अलग अलग है। तो सोना है आपका, स्वर्ण है भारत के पास, और ये है आपका विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व। ये दोनों आपको याद रखना है, विदेशी मुद्रा भंडार। दोनों घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, दोनों में फ्लक्चुएशंस आता रहता है और बीच बीच में रिपोर्ट आती रहेंगी। भाई सब पहुंचेंगे भाई, रूस के खिलाफ तो सब खड़े हैं, जेलेंस्की भी पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? तो सोने का भंडार बढ़ गया भारत का। ठीक है, आगे चलते हैं अगला करंट अफेयर्स पे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, हाँ ये फॉरेक्स रिजर्व भी बता दिया मैंने। देखो, एक तमिलनाडु में एक गेम होता है, खेल होता है, इसका नाम है जल्लीकट्टू। क्या नाम है? जल्लीकट्टू। ये पारंपरिक रूप से तमिलनाडु में जब पोंगल फसल उत्सव के रूप में खेले जाने वाला खेल है। तो इसमें क्या किया जाता है? सांडों को बस में किया जाता है। सोचो अपने आप में, ये पशुओं के प्रति क्रूरता भी है, और क्रूरता होने के साथ साथ मानव के जीवन में संकट भी है। सांड यदि बेकाबू हुआ तो फिर लीप लेगा, ये देखो। ठीक है, तो जल्लीकट्टू, वैसे स्पेन में इस तरीके की कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। स्पेन में आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो वो उसमें दिखाया गया एक सीन, और होता भी है वहाँ पे, है ना? तो अभी इसको लेकर एक अपडेट है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में एक निर्णय आया था, भारतीय कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज मामला। फिर से एक बार सुनिए, 2014 में एक मामला आया था, भारतीय कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जल्लीकट्टू जो है ना, पशु क्रूरता अधिनियम है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का उल्लंघन करता है। मतलब पशुओं के साथ यहाँ पे गड़बड़ होती है बहुत बड़े स्तर की। तो पशु क्रूरता अधिनियम, ठीक है, उसको लेकर के ये आप देख सकते हैं। ठीक है, पशु क्रूरता अधिनियम का क्या है? ये उल्लंघन है, मतलब पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है। तो इसको बैन कर दिया था जल्लीकट्टू को, और इसके बाद बड़े स्तर पे पूरे देशव्यापी आंदोलन तमिलनाडु के लोगों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो 2014 में पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। अब तमिलनाडु सरकार ने क्या किया? 2017 में एक कानून बना दिया, एक कानून पारित कर दिया। ठीक है, और ये मतलब पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम पे क्या किया गया? ये एक इसका संशोधन कर दिया गया 2017 में।
तो जब संशोधन किया गया फिर मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया कि देखो आपने बैन किया था और इन्होंने संशोधन करके फिर इसको लीगलाइज्ड कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार मान लिया है कि ये जो है पशु क्रूरता अधिनियम 1960 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो ये संशोधन हुआ 2017 में मानव केंद्रित है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे आयोजक हैं, बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे प्रतिभागी हैं, उनके हितों की रक्षा का प्रयास किया गया 2017 में। तो पहले जानवरों के हितों का नहीं किया गया। जानवर का क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे समझिए इसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है जानवर को, है ना। ऐसे नहीं होता है, इसको पहले हिंसक बनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू को लेकर के ये पूरा का पूरा एक मामला ध्यान में रखिएगा। जल्लीकट्टू कहाँ होता है? तमिलनाडु में पोंगल का जब त्योहार होता है, सांडों को बस में किया जाने वाला एक ये पर्व के तौर पे इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, जल्लीकट्टू। तो ये काफी चर्चा में जो है इस समय। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अगेन जो है, जो संशोधन हुआ था 2017 में, उसके बाद फिर से ये मनाया जाता है अभी भी, और इसको लेकर के अभी इलीगल नहीं घोषित किया है, इसको भी मान लिया है, ठीक है। तो एक लंबे समय से चला रहा है, 2006 से पूरा मामला चला आ रहा है, 2023 में आके खड़े हैं। कभी बैन होता है, फिर कभी सरकारों के द्वारा प्रयास करके इसको फिर से, सब वोट बैंक की राजनीति है और लोगों की भी श्रद्धा और मानसिकता तो जुड़ी होती है, उन सबको देखते हुए काम किया गया। देखो, समर्थन की बात करें तो समर्थन में क्या है? धार्मिक और संस्कृति का महत्व है, एक कल्चर का हिस्सा है, स्वदेशी पशुधन का संरक्षण, शैक्षणिक महत्व, ठीक है। लेकिन यदि हम खिलाफ की बात करें तो पशु क्रूरता है, सांस्कृतिक औचित्य का अभाव है, मानव और पशु हानि है, अहितकर प्रथाओं का, मतलब एक अहितकर प्रथा है ये, इसको भी बंद करना चाहिए, रूढ़ी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं पे इससे जो है आने वाले भविष्य में भी फिर ऐसी और भी प्रथाओं के लिए भी बहुत सारे प्रेरणा मिल सकती है। तो इसलिए ऐसी प्रथाओं को बंद कर देना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं इसमें, काफ़ी लोगों को चोटें भी आती हैं, मारे भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक थे। एक तो जल्लीकट्टू हो गया आपका, इसको लीगलाइज किया गया है। बाकी ये गोल्ड रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बात हो गई, G7 के बारे में बात हो गई, ठीक है। इसके बाद सेंगोल के बारे में बात हो गई आप लोगों से, और इसके बाद हमारा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके बारे में चर्चा हो गई, ठीक है। तो ये प्रॉपर आज के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण चर्चाएँ थी। आप सभी ने इसको देखा, अच्छे से किया, बस अब इसको रिवाइज कर लो। जितना कराता जा रहा हूँ रिवाइज करते जाओ, बस इतनी सी बात है। बस इतना रिवाइज कर लोगे, काम हो जाएगा, ठीक है।